न्यू। जी सर। हाँ नहीं मैं पीता ही नहीं हूँ। जी जी फारूक बताएं आगे। जी जी सर, वो इंफ्राक्लेविकुलर गलत बता दिए सर। सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक में यूजुअली केसेस होते हैं अलोंग विद जो इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व है उसको वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं। लेकिन देखो एक जेल में रखो कि सीआरएफ के पेशेंट में क्या सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक बिल्कुल सेफ है? नहीं सर, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फॉर द ब्लॉक अल्ट्रासाउंड, हाँ, रिस्क वर्सेस बेनिफिट मैं सिर्फ ये बता रहा था। नहीं, एक और रीजन भी होती है कि अगर इसमें कोई रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं ना, तो इसके अंदर डायफ्राम की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आप उसके अंदर सुप्राक्लेविकुलर भी आप ध्यान, आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन आपने ये कंसर्न बताना है। इसलिए अगर कोई एक सीओपीडी का पेशेंट है, उसकी कोई ऐसी सर्जरी होनी है, तो आप उसमें अन्नेवाह नहीं बोल सकते, बिल्कुल अंधों की तरह नहीं बोल सकते ये कि भाई आप उसको सुप्राक्लेविकुलर, क्योंकि वो इसका मतलब है कि आप अनसेफ है। आपने उनको एग्जामिनर को ये कंसर्न ही नहीं बताया कि भाई ये ब्लॉक लगाने से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है ना? जी जी सर, गॉट योर पॉइंट। तो आपने उसमें ये बताना है कि ये अगर लगाएंगे तो हमारे दिमाग में ये कॉन्शियस होगा, हम देखेंगे कि कोई इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रेनिक नर्व होने की इन्वॉल्वमेंट होगी। सही, ठीक है, बेहतर। अगेन अगर हम जाएं इसके चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया पे, तो हमें बोलना चाहिए, बोलना होगा कि चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया विल बी बेस्ड ऑन द रिस्क वर्सेस बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, द वेदर टू गो फॉर जीए और अ रीजनल ब्लॉक. If we are going for a regional block, so we should be careful that these patients are coagulopathic. इनके क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव प्लेटलेट काउंट कम होता है, और कोगुलेशन प्रोफाइल भी हमें पहले चेक करनी चाहिए. इसके बाद हमें अल्ट्रासाउंड का यूज करना चाहिए. इसके अलावा वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट जो भी हम ब्लॉक यूज कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड, क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी रिजर्व्स कम होते हैं. अगर फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हम वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट के उसको कैसे मैनेज करना है. देन अगर इफ यू आर गोइंग फॉर जीए, सो वी हैव अ ऑप्शन कि हम इसको सुप्राग्लॉटिक डिवाइस में भी करा सकते हैं और इनको एंट्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं. दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसानात हैं. These surgeries can be easily done in a supraglottic device. उनके फायदे में ये है कि मिनिमम इन्वेजिव है, लेस ट्रॉमा है, लेरेंजोस्कोपिक रिस्पॉन्स से हम पेशेंट को बचा लेते हैं. प्लस पेशेंट को स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन पे भी रख सकते हैं, और चाहें तो पैरालाइज करके वेंटिलेट भी कर सकते हैं. इसके अलावा जो और एंडोटेकियल इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं. उसमें फिर हमें ब्लड प्रेशर के रिस्पॉन्सेस को ब्लेंड करना होगा, और इंट्यूबेशन और एक्सट्यूबेशन दोनों पे केयरफुल रहना पड़ेगा. और हमारे इसमें सर्जरी में केयर होगी अपनी केयर के लिए कि हम लेड एप्रन का यूज होगा. इसमें यूज ऑफ द सी आर्म हो सकता है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीजें. और ब्लड लॉस जो है वो हम विजिलेंटली देखेंगे इन पेशेंट्स में. यूरिन अगर पहले से पेशेंट बना रहा है वैसे तो डायलिसिस पे तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं बना रहा होगा, लेकिन फिर भी हमें उस पर अगर फॉलीज कैथेटर कहीं डला हुआ है या कुछ भी डला हुआ है तो हम उसका आउटपुट भी चेक कर सकते हैं. हमें जो फ्लूइड है वो जुडिशियसली देना होगा, चैम्बर में देना होगा अगर दे रहे हो तो. इसके अलावा सर दैट्स अबाउट इट. पीओएनवी का खतरा हो सकता है इन पेशेंट में, तो पीओएनवी प्रोफाइलेक्सिस एट द एंड ऑफ सर्जरी. यस, ठीक है. तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सर ये डायबिटिक होते हैं ना, इनमें गैस्ट्रोपेरेसिस का इश्यू होता है या ये, तो सर इनमें हम सुप्राग्लॉटिक डिवाइस का वो कह सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? देखें, क्वेश्चन ये है कि जरूरत क्या है, व्हाई यू वांट इट. क्यों अपने आप को बिला वजह, देखें वहां पर एक छोटा सा टाइम गुजारना है, बाद में जो मर्जी करते रहें, बाद में आप जो मर्जी करते रहें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन उससे पहले खामखा अपने आप को मुश्किल में डालने की क्या जरूरत है. सही सर. समझ आ गई बात?
क्योंकि देखें होता ये है कि वहां पर एग्जाम के अंदर ना आपको कोई हीरो नहीं बनना कि आपको बहुत जबरदस्त टेक्निक बता रहे हैं, ठीक है, या कोई बहुत एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं। आपको यू हैव टू बी रिमेन सिंपल, ठीक है। सिंपल में आफियत जान के आप उसको सिर्फ वक्त जिसको कहते हैं ना टाइम को टपाएं, बजाय इसके ये कि खामखा जो है वो किसी मुश्किल में पड़ जाए। उससे बेहतर है ना, जैसे अब देखो इंफ्राक्लेविकुलर बोल दिया तो इंफ्राक्लेविकुलर में बंदे को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा ना फिर, और एग्जाम में फेलियर होने की कोई अगर खड़ूस एग्जामिनर होता है ना तो वो यही फर्क होता है। कोई अच्छा एग्जामिनर होगा तो वो आपको मार्जिन देगा, जो कोई खराब एग्जामिनर होगा वो इसी बात पे आपसे नाराज हो जाएगा। सही सर। अच्छा सिनेरियो था। और कोई सिनेरियो कोई अगर डिस्कस करना चाहता हो? सर हम तो सोच रहे थे सर आपने सिनेरियोज रेडी रखे होंगे, जरा इस पर डिटेल डिस्कशन होगी। नहीं सिनेरियोज रेडी डिस्कशन। देखो मेरी एक बात सुनो, एक्यूट इमरजेंसीज में कौन सी इमरजेंसी है जो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी नहीं आती सही तरह? क्योंकि देखो सर हमें सर अगर हमें एक मिनट सॉरी अनम्यूट कर लो, मैं गलती से प्रेस हो गया। जी तैयब आप कुछ पूछ रहे हो? नो सर, ये आपका हैंड रेज हुआ है भाई। सर वो गलती से हो गया। जी नुसरत क्या कह रही थी आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग जो हैं अगर सिनेरियो तकरीबन एक तरह के हैं लेकिन स्टिल हम लोग जो है उसमें कोई ना कोई ब्लंडर कर रहे हैं और जो है अभी तक हमारे वो देखो मेरी बात इसलिए मैं कह रही हूँ सर सिनेरियो अगर रिपीट होते ना तो अच्छी बात है सर। समझ आ रहा है यानी? चलो मैं एक सिनेरियो इमरजेंसी के रेफरेंस से पूछता हूँ। बहुत अभी जैसे सर ये डॉक्टर फारूक ने जो सिनेरियो जो एक्सप्लेन किया है सर, वाकई में इसको बहुत बोलना पड़ रहा है। ये वाला सिनेरियो में तो बहुत बोलना था। तो सर अगर ऐसा दे दिया तो वो तो समझ ले कि पूरे 25 मिनट 20 में निकल जाएंगे तो ठीक ठाक। इसमें तो 25 मिनट में कैसे होगा? मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि देखिए सर सीकेडी के अलग कंसर्न से, डायबिटीज के अलग कंसर्न से। एक सेकंड, कंसाइज वर्ड्स बोलने हैं ना सर। कितना कंसाइज बोले सर आप? देखिए ना कि सर इतने भी तो हम लोग कोई इतना है वो भी तो नहीं है ना कि सर इतना हमारे पास वर्ड्स का जखीरा है कि हम जी फौरन जी वो कर दिया हमने क्या वर्ड्स बोल कर पूरा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं वही तो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस इसी चीज की तो प्रैक्टिस करनी है, इसी चीज तो की सर यही मैं कह रही हूँ ना कि अगर हमारे सिनेरियो पेशेंट है लॉन्ग बोन, एक यंग पेशेंट है, ही इज ब्रॉड फॉर फ्रैक्चर फीमर फ्रैक्चर, ठीक है, शाफ्ट ऑफ फीमर, और उसको जो है ना जस्ट when patient was about to be transferred from the trolley to the bed, patient suddenly became unconscious. What is the differential diagnosis? What you will do? ये सारा बताओ और आपने नुसरत गलतियां निकालनी है। सारा बताओ शाबाश। Sir, young patient है with femur fracture or suddenly on bringing him to the table he collapsed. तो differential diagnosis में हमारे आएगा क्योंकि long bone fracture है तो fat embolism, इसके अलावा vasovagal shock, ठीक है, hypoglycemia और सर ये तीन इस वक्त मेरे ध्यान में आ रहा है। और कोई इसमें ऐड करें? सर सिनकपी कह सकते हैं उसमें? वेसोवेगल में आ जाए। फारूक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर हार्ट फेलियर। देखिए हार्ट फेलियर यंग पेशेंट में सडनली हो सकता है, हो तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या बोलना है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म और वेसोवेगल ड्रग रिएक्शन सर, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। यंग पेशेंट में ड्रग्स तो अभी दी नहीं है।
पेन देखिए उसको एंटीबायोटिक अक्सर दिया जाता है और उसके हाँ, बाद वो शिफ्ट कर बिल्कुल दिया जाता है। रिकवरी। ठीक है, तो आप उसको ये बेस बोल सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सर अगर क्लोज फ्रैक्चर हो तब भी एंटीबायोटिक दी होगी सर? Sorry? अगर क्लोज हाँ, फ्रैक्चर हो, देते हैं, क्लोज फ्रैक्चर हो तब भी सर एंटीबायोटिक को दे देते हैं? आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता रहे हैं। अच्छा सर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर वो सिनेरियो में उन्होंने इस तरह डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहा है, और इसमें करेंगे क्या, चलें व्हाट विल यू डू? सर वील ABC start from ABC, breathing and circulation. Airway 100% oxygen. अगर if he needs intubation, then we will intubate the patient. Breathing pattern देखेंगे कैसा है. Evaluation and management will go side by side. And IV line maintain करेंगे. Call for help देंगे. IV line maintain करेंगे. मॉनिटर्स अटैच करेंगे और उसके बेसलाइन मॉनिटर्स देखेंगे. बीपी, हार्ट रेट और सैचुरेशन, एवरीथिंग शुड बी मॉनिटर्ड और अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे. इफ ही इज हाइपोटेंसिव तो उसको vasopressors देंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट. और इफ ही इज हैविंग bradycardia और any arrhythmia, then we'll manage accordingly. And if he is not maintaining SATs, तो वो एयरवे मैनेजमेंट में हमने कर लिया. सर ABC और कॉल फॉर हेल्प हो गए. इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन को भेजेंगे, सर्जन से इन्वेस्टिगेशन ABGs भेजेंगे सर. चेस्ट एक्सरे और ECG, probably ECG immediately. And we'll ask the surgeon if there is any emergency to proceed. Otherwise, we'll assess the patient. If he recovers from this acute attack, then fine. Otherwise, we'll arrange an ICU bed and नहीं. लेकिन देखें, यहाँ पर ही आप फंस गई ना. मुझे बताएं कि ये इसको जो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें फैट एम्बोलिज्म है, ठीक है, तो फैट एम्बोलिज्म क्या इसका रुक जाएगा अगर इसको शिफ्ट कर देंगे आईसीयू में? सर बोन अलाइनमेंट भी करेंगे ना इसकी. उसके अंदर फिक्सेशन आपको मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर के जरिए उसको आपको फिक्स तो करना ही पड़ेगा ना. अदरवाइज उसको दोबारा होने के चांसेस होंगे. तो आप यही कहेंगे कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके, क्योंकि अगर हम इसको उस वक्त बिल्कुल पेशेंट अनस्टेबल है तो हम प्रोसीड भी नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको यू विल बी डिस्कसिंग विद द सर्जन अकॉर्डिंग to the situation, and either because if we shift back the patient back to ICU, even then there is chances of further embolism. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से फारूक आपने ये डिस्कस किया था ना चीज, ये पहले किसी एक से. फारूक आपके पता नहीं माइक को क्या हो गया भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही. ठीक है, तो यही इसका आंसर है. और फैट एम्बोलिज्म अगर होगा, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है फैट एम्बोलिज्म को कैसे डायग्नोज करते हैं. सर क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसका, और मेजर एंड माइनर क्राइटेरियाज होते हैं वैसे फैट एम्बोलिज्म के लिए. लाइक ट्राइड ऑफ डिस्निया, कंफ्यूजन एंड डिस्निया, कंफ्यूजन एंड इरिथमिया. थर्ड वन साइनोसिस होता है, और फैट होगा ना हर जगह पे. रेटिना में भी फैट होगी, यूरिन में भी फैट होगी, टोटल में भी होगी. सर पेटिकियस भी होंगे ना? जैसे पेटिकियस होंगे. पेटिकियस होंगे. ठीक है, तो अगर इसी के अंदर अगर इसी में ही वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की तरफ लेके जाना होगा तो आपने डिफरेंशियल तो करना होगा ना. तो आपने एबीजीस किया, आपने एक्सरे किया, आपने डी डायमर्स भेज दिए. ठीक है, और उसके बाद जो है वो जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तो तब उसका आप डायग्नोस्टिक करेंगे. जैसे मिसाल के तौर पे आप उसमें पल्मोनरी एंजियोग्राफी और वीक्यू क्या नाम है उसका, वीक्यू स्कैन. ठीक है ना, सीटीपीए, सीट स्टैंडर्ड. इसके अलावा हाँ जी, मतलब लाइक ये कि वो आप बताएंगे फर्दर मैनेजमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इंडिविजुअलाइज्ड. ठीक है, एग्जैक्टली. तो यही सिनेरियो फैट एम्बोलिज्म का है, यही सिनेरियो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का है. और अगर एनाफिलैक्सिस, अभी जैसे आप एंटीबायोटिक आप क्या कह रही थी नुसरत के क्लोज्ड है तो ये नहीं हो सकता है.
डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा अगर क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है तो फौरन तो एंटीबायोटिक फिर नहीं दे रहे होते ना, इसलिए कह रही हूँ, वो बोल सकते हैं फिर हम। आप एज्यूम क्यों कर रहे हो? अच्छा सर, आप उसमें यही बोलेंगे ना कि वी विल सी द, कोई जो जुमला सिखाया कि क्या नाम है उसका, रिससिटेशन, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट विल गो साइड बाय साइड to rule out the possible causes. Fat embolism is one of them. We will be asking did the patient receive any medicine? ठीक है? Did the patient has any neurological, cardiac or pulmonary problem? बात खत्म हो गई बात. Endocrine भी ऐड कर दें. Any cause of ये basically unconsciousness की differential diagnosis आ जाएगा ना. बाय द वे, कौन को, चलो एक लम्हे के लिए छोड़ दें, कौन से अनकॉन्शियस, ये पहले भी एक दफा डिस्कस किया था, अनकॉन्शियसनेस की डीडी में क्या क्या बता सकते हैं आप? सर इसमें सिनकपी भी सर बता सकते हैं इसमें, बाकी तो उन्होंने बता दी थी ना कि हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, और सर वेसोवेगल शॉक हो सकता है, मिक्सेडिमा कोमा एंडोक्राइन में सर वो, हाँ मिक्सेडिमा कोमा, एंडोक्राइसिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उसके बाद कोई हेड इंजरी तो है ही है, कोई न्यूरोलॉजिकल सिक्वेल फॉर एनी सब अरेक्नाइड हेमरेज हो सकता है। सब अरेक्नाइड हेमरेज पेशेंट में तो हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है ना, तो वो अपेरेंटली तो हेड इंजरी नहीं होगी, लेकिन उसको सब अरेक्नाइड हेमरेज की वजह से अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कोई आपने मेडिसिन आपने ऐसी दे दी है जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हो गया, एनाफिलैक्सिस हो गया, या ओवरडोज हो गई है, कोई इनएडवर्टेंट रॉन्ग मेडिकेशन हो गई है। ठीक है, आपने उसको एंजियोलिसिस के लिए बेडाजोलेम दिया है और गलती से वो गलत रॉन्ग मेडिसिन चली गई, मसल रिलैक्सेंट दे दिया आप। ठीक है, तो आपने उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके दिमाग के अंदर ये ट्यून होगा ना कि सीवीएस, सीएनएस, रिस्पायरेशन जो है वो एंडोक्राइन, इनएडवर्टेंट मेडिसिन, और आप इफ करके आप उसमें पॉसिबल कॉजेज बता देंगे। डायबिटिक कोमा तो होता ही है, ठीक है ना, तो ठीक है जी सर। अब हमने एक पीड्स का सिनेरियो कल किया था, डायबिटिक इसका हो गया, क्या नाम है इसका, इमरजेंसी। अच्छा, एक व्हाट इज रैपिड रिस्पांस टीम? जी सारा। सर इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, बट रैपिड रिस्पांस टीम जो कि क्रैश कॉल रिसीव करती है, वेरी क्रूड आइडिया अबाउट। जिसको आता है वो बताए। फारूक आप बता, ये फारूक का तो कैमरा स्पीकर खराब हुआ है, माइक। नुसरत आप बता दो अगर आपको पता है। सर आवाज आ रही है? जी एक सेकंड, फारूक को बताने दो जी। रैपिड रिस्पांस टीम बताओ सर। It is a specialized team of comprising of ICU consultant, resident, staff nurses of the ward, and ICU nurse, specialized ICU nurse, to evaluate rapidly deteriorating or patients in the ward for possible ICU care. ठीक है, उसके अंदर कैसे एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेशन कैसे होती है इसकी? The activation of this rapid response team is usually done by the bedside nurse, either in the ward or in special care. Evaluate the patient, inform the on duty officers. एक सेकंड, एक लफ्ज आपको और बोलना है इस सिनेरियो के अंदर। वो आपसे एक जुमला और सुनना चाहते हैं, अर्ली वार्निंग स्कोर। ठीक है जी अर्ली वार्निंग ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली वार्निंग स्कोर। ठीक है, अर्ली वार्निंग स्कोर which includes GCS, vitals में blood pressure, heart rate, and respiratory rate. ठीक है, तो बेसिकली ये अच्छा, इसी से ही मिलती जुलती जो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट। यू पिक द पेशेंट अर्लियर, ठीक है, और उसके बाद यू विल इन्वॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग टीम। ठीक है, अगर उसको आईसीयू की जरूरत है तो आप पहले उसको शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पर्पस ऑफ दिस टीम इज टू अवॉइड कार्डियक अरेस्ट, अवॉइड पेशेंट डिटेरियोरेशन, अर्ली recognition of any decompensation। ठीक है, ये इस टीम का मकसद है।
उसके बाद जो कोड ब्लू की टीम होती है वो उसके बारे में पूछ सकते हैं। वो आपसे एक हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्यूट पेन सर्विस की जो टीम है, एक्यूट पेन सर्विस का और क्रॉनिक पेन सर्विस का हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक आउटरीच टीम के बारे में डिस्कस किया था। ये आती है ना सारा? किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लिनिकल क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम, एक्यूट पेन सर्विस, क्रॉनिक पेन। दोबारा बता दें प्लीज। फारूक जल्दी से विद इन क्विकली बता दो शाबाश। एक्यूट पेन सर्विस, क्रॉनिक पेन सर्विस, कोड ब्लू टीम और ये वाली। देखें कोड ब्लू टीम तो बहुत सिंपल है। क्रैश अगर पेशेंट हो गया है तो वहां पे जाके पेशेंट को इंट्यूबेट करना, उसके पूरा सीपीआर करवाना, सीपीआर करवा के उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट करना, ये कोड ब्लू का काम है। उसके अंदर कौन कौन से लोग सेगमेंट शामिल होते हैं? इसमें एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थीसिया की नर्स यानी कि जो भी उनका हेल्पर है वो, इसके अलावा जो के एक्यूट ऑन कॉल मेडिसिन टीम, और अगर ईआर में हो रहा है तो ईआर की टीम, फार्मासिस्ट वो शामिल होती है, और आईसीयू। फार्मासिस्ट, जी हाँ, नर्सेस। यूजुअली सर फार्मेसी का काम जो है ना वो नर्सेस के हाथ में ही होता है। हाँ नहीं, लेकिन आपने देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फार्मासिस्ट बोलना है, ठीक है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सिनेरियो पूछेंगे तो उसके अंदर फार्मासिस्ट का जिक्र आएगा, ठीक है? क्या नाम है उसका? और उसके बाद जो है जो है वो आपसे इसी में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने होते हैं, एक रिकॉर्ड कर रहा होता है, एक मेडिकेशन दे रहा होता है, ठीक है? वो तो हाँ सर, 5 लोग चाहिए होते हैं। जो सीपीआर एसीएलएस का जो है वो हो सकता है। आउटरीच टीम के वो बारे में एसीएलएस वाला है। हाँ जी, टीम लीडर कौन होगा, रिकॉर्ड कौन कर रहा होगा, वो आउटरीच क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम क्या होती है? क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम होती है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ आईसीयू टीम which on request goes to the ward or emergency ward, either to ward or emergency care unit to evaluate the patient for possible ICU admission. नहीं, ये आउटरीच टीम जो होती है ना, ये यूजुअली जो बाद वाली होती है, जो पेशेंट आईसीयू से निकल के गया है ना उसके लिए होती है। अच्छा, ये तो फिर वही हो गई ना, ये एडमिशन वाली टीम तो वो आरआरटी हो गई। सर आरआरटी बेसिकली जो वो है ना सिर्फ वार्ड के लिए होती है, वो इमरजेंसी में नहीं जाती। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आरआरटी कहीं पे भी हो सकता है। आरआरटी कैन बी एनीवेयर, ठीक है? मतलब आप बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि वो बिल्कुल आप बारीकी में जाए तो ऐसा ही हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन बेसिकली आउटरीच टीम जो है ना इवन होम भी हो सकती है। अगर एक पेशेंट शिफ्ट हो गया है और अच्छा वो आउटरीच टीम, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। सॉरी मैं देखो नाम से पता लग रहा है ना, आउटरीच टीम के अंदर एक पेशेंट जो वेजिटेटिव स्टेट में है और वेजिटेटिव स्टेट में पैलिएटिव केयर ये ज्यादा होता है सर। हाँ बिल्कुल, पैलिएटिव केयर भी आ जाएगा इसके अंदर आउटरीच टीम के अंदर, ठीक है? इसमें ट्रिकियोस्टमी की केयर का सिलसिला आ जाएगा। इसके अंदर कोई जो कॉन्टिन्यूएशन अगर कोई मेडिकेशन की हो रही है या कोई ऐसी चीज है उसको दोबारा से रीएडमिशन के चांसेस में पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, तो उस सूरत मतलब लाइक ये कि उसमें आप दोबारा से पिक करने के लिए जो होता है ना वो क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम है, ठीक है? इसी तरीके से फ्यू वर्ड्स अबाउट एक्यूट पेन सर्विस एंड क्रॉनिक पेन सर्विस। acute pain service basically comprises of anesthesiologist consultant, resident and pain nurse, जो के पूरे हॉस्पिटल की एक्यूट पेन मैनेजमेंट यानी किसी भी पेशेंट को पेन मैनेजमेंट उनकी प्राइमरी टीम से केयर, अगर प्राइमरी टीम से मैनेजमेंट नहीं हो रही है एंड दे थिंक दैट द एनेस्थीसिया पेन मैनेजमेंट टीम शुड बी इन्वॉल्व, तो उनकी पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूट पेन होता है सर्विसेज। इसके अलावा जिन पेशेंट को ऑपरेटिवली एपिड्यूरल पीसीआई लगता है उनकी मैनेजमेंट और उनकी बाद में पोस्ट ऑप केयर, और जब तक वो उस पेशेंट सर्विसेज से डीसी नहीं होते उनको देखता है, तो ये एक्यूट मैनेजमेंट की टीम होती है। इसके अलावा इसमें पेन नर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, रेजिडेंट इन्वॉल्व होते हैं और कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी फार्मासिस्ट को ऐड कर दें, इसमें भी आप फार्मासिस्ट को ऐड कर दें, ठीक है? ओके, फार्मासिस्ट इसको भी फार्मासिस्ट को ऐड कर दें, क्योंकि वो उसका आप उसमें उसका बेसिकली इनका पर्पस ये भी होता है कि उसकी पूरी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से आप उसके अंदर देखें कि उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी
करनी है, कौन सी स्टार्ट करनी है, इवन जो पोस्ट जी, कॉम्प्लिकेशंस को भी हैंडल करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं वो उनके अंदर भी होता है। इसका पर्पस जो है वो स्टार्ट भी हो सकता है, इनिशिएशन भी हो सकता है, और जो है ना वो स्टेप कंटिन्यूएशन और एंड भी होता है। कंटिन्यूएशन और एंड भी हो सकता है। इसमें पीसीए का भी जिक्र आ जाएगा, ठीक है। जो पेशेंट जी, पीसीए जी, पे है, पीसीए भी होगा, एपिड्यूरल भी होगा, जो सब पेशेंट होगा। एपिड्यूरल पे है, जो एपिड्यूरल जिनका रिमूव होना है, तो उसको स्ट्रेटिफाई करके कि भाई कब उसको करना चाहिए, ये सारा ये, क्योंकि देखो असल में ये टॉपिक ये जो मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 3.5 साल एक्यूट पेन सर्विस में काम किया है, तो इसलिए मुझे पता है। वरना तो आमतौर पे तो ये किसी को पता ही नहीं होता ना, हमारे हॉस्पिटल्स में तो ये नहीं होती ना चीज, तो एक्यूट पेन सर्विस का किसी को पता ही नहीं है ये बात ना। तो लेकिन ये आसान है, मुश्किल नहीं है। क्रॉनिक पेन सर्विस जो है वो यूजुअली कैंसर पेशेंट्स के लिए हो सकती है इन कॉम्बिनेशन विद पैलिएटिव केयर। ये मैं क्रॉनिक पेन सर्विस बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेबल वाइवे में एक दफा मेरे से ही पूछा जा चुका है, पैलिएटिव केयर, ठीक है। तो ये पैलिएटिव केयर भी पूछे जा सकता है क्रॉनिक, और ये एक जो अनयूजुअल टॉपिक है ना उसमें ये शामिल होगा, उसके अंदर ये अनयूजुअल टॉपिक की लिस्ट में है। MRI, उसके बाद इलेक्ट्रो ECT, उसके बाद PCA, ये आते हैं ना सारे। अगर इसमें से किसी को भी कोई चीज नहीं आती वो पूछ ले, PCA, ECT, उसके बाद कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन कैसे करते हैं, कार्डियोवर्जन के बारे में भी बात की थी एक दफा। जी सर। कार्डियोवर्जन के बारे में पता है ना? जी जी सर। सर। ठीक है, कार्डियोवर्जन जो है वो क्या नाम है इसका, क्या केमिकल कार्डियोवर्जन भी होता है? सर केमिकल होता है और इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है, और इमरजेंसी होगा या इलेक्टिव उपयोग हो, ठीक है। और उसके अंदर ना आप ध्यान में रखें कि आपने उसमें कहीं जहां पे भी लिखा होता है ना वहां पे लिखा होता है कि आपने उसको सिडेशन देनी है, लेकिन सिडेशन इज नॉट मैंडेटरी। मतलब अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप कर रहे हैं तो उसमें ये कहेंगे कि इफ टाइम परमिट्स, कंडीशन परमिट्स, देन यू विल बी सिडेटिंग द पेशेंट, अदरवाइज नो, ठीक है। जी सर। इसमें सर TE भी पूछ सकते हैं, ERCP भी पूछ सकते हैं, एंडोस्कोपी भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई इन्वेस्टिगेशन जैसे कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग है, ये एक डिफरेंट सी चीज है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इस लिस्ट में ERCP मैंने बता दिया है, कार्डियोवर्जन बता दिया है, हाँ टीवा TCI, ये एक इसमें से, ये जो भी मैंने आपको 10-12 नाम लिए ना, इनमें से कोई एक आपसे जरूर पूछा जाएगा, खास तौर पे FCPS वालों को। MCPS में भी पूछा जा सकता है, लेकिन FCPS वालों के अंदर एक कोई इनमें से कोई फजूल सी चीज पूछ लेते हैं, ठीक है। सर मेरे एग्जाम में तो 2 फजूल सी चीज आ गई थी, रैपिड रिस्पांस टीम भी आ गया था और TC वो टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन भी आ गया। देखो ना, अब आप ये इनमें से कोई एक तो जरूर आएगा। और देखो इसके अंदर ना बहुत ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आप देखिए कि ये 2-3 मिनट में ही जितनी सवाल उन्होंने पूछने होंगे वो यही होंगे। अच्छा, एक और इसी में फजूल टॉपिक, ICU एडमिनिस्ट्रेशन। आज ही एक DA वाले स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, हाउ टू सेट अप एन ICU। ये मेरे से पूछा था और मैं उनकी शक्ल देख के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मैंने ये कभी मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था इस टॉपिक। ICU में एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है यूजुअली? व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया टू ICU? सर क्रिटिकल केयर के लिए ये करते हैं पेशेंट का। एक तो सर अगर- वेंटिलेशन के लिए। हाँ, वेंटिलेशन क्राइटेरिया है सर किसी भी पेशेंट की वेंटिलेशन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव वेंटिलेशन करनी हो या हाँ। फिर 2 ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत हो तो फिर ICU के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्या इलेक्टिव कंडीशन नहीं हो सकती? पोस्ट हाँ ऑपरेटिवली सर, इलेक्टिव हो सकता है। हाँ। कोई पोस्ट ऑपरेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। बिल्कुल पोस्ट ऑपरेटिव हो सकते हैं, जैसे हमने कल पोस्टीरियर फोसा क्रेनियल फोसा सर्जरी का बात हुई थी, वो पेशेंट यूजुअली ICU में लैंड करता है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जो है ओपन ICU और क्लोज्ड ICU का फर्क पता है? जी पता है सब लोगों को? ये जो सवाल पूछ रहा ओपन हूँ, ICU में, सर ओपन बताया ICU था। में जी सारी फैकल्टीज से, सर ओपन ICU में सारी फैकल्टीज से लोग इन्वॉल्व होते हैं, और क्लोज में एक सिंगल फैकल्टी इन्वॉल्व होती है। नहीं, सिंगल फैकल्टी ये आंसर नहीं है। ये बेसिकली क्लोज्ड ICU का मतलब ये होता है कि जो ICU जो एनेस्थीसिया की जो ICU की टीम है, दे आर द प्राइमरी टीम एंड दे आर इन्वॉल्विंग द अदर्स।
ठीक है। जबकि जो ओपन आईसीयू होता है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टीम्स आर वर्किंग साइड बाय साइड। तो उसके अंदर जो है वो आईसीयू इज वर्किंग, आईसीयू डॉक्टर्स आर वर्किंग टू हेल्प टू कंडक्ट यू, मतलब लाइक कि वो कैरी आउट द ऑर्डर्स। ठीक है। तो जो पाकिस्तान के अंदर इसी का दोनों का ही मिक्सचर है। यूजुअली इट शुड बी, इट इज सपोज टू बी क्लोज्ड आईसीयू। ठीक है। तो ये और हाँ जी, वो जहाँ पर जरूरत पड़ती है वो क्लोज बन जाता है, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वो बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आईसीयू का डिजाइन कैसा होता है, ये मुझे उस वक्त जबानी याद नहीं है। आईसीयू के अंदर कितने बेड्स होने चाहिए? सर ये तो चलिए डिपेंड थोड़ा करता बता है दें कितना आप। बड़ा आईसीयू है। यार ये देखो 13 नहीं, कितने फॉर हाउ मेनी बेड्स देयर शुड बी वन आईसीयू? सर पहली बात तो ये 1-on-1 नर्सिंग केयर होनी चाहिए, 2 बेड्स के दरमियान एक सेकंड सर ये अगर प्लीज 100 डिटेल में बता दो। अगर 100 बेड का आईसीयू, 100 बेड का हॉस्पिटल है तो उसके अंदर कितने होने चाहिए आईसीयू के? भाई ये मुझे भी याद नहीं है भाई, सॉरी सर 10% होता है। 10%। ठीक है। तो 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 10 जो है ना उसमें आईसीयू के बेड होने चाहिए। और 2 बेड्स पे एक नर्स होगी। देखो जो होगा ना आइडियली इट शुड बी 1 to 1। आईसीयू में तो 1-to-1 है सर, वो एचडीयू की बात है। एचडीयू में 2 to 1 हो सकता है, मतलब 1 nurse for 2। ठीक है। ये क्योंकि जो मेरे से ये सवाल पूछा था ना उस जमाने में ये पढ़ा था मरीनो, वो सॉरी ओज आईसीयू में ये है, तो उसमें बेसिकली वो ये भी आपसे पूछेंगे कि भाई कितने सॉकेट्स होने चाहिए। अब तो मुझे वो भूल ही गया है वो, लेकिन ये आप अगर नहीं पढ़ा ना तो प्लीज ओज मैनुअल ऑफ आईसीयू के अंदर ये जो है ना ये इसके बारे में लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होने चाहिए, कितना उसके अंदर जो नॉइज वाला तो चलो वही होगा, 80 से कम होना चाहिए, और उसके बाद टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और बेड्स के दरमियान में फासला कितना होना चाहिए। ये सवाल पूछा था पता। सर ये कोई चार्ट वार्ट की फॉर्म में आपके पास है तो यार सिर्फ ये चार्ट। सर ये हेल्थ केयर कमीशन की बुक में है, मैं सेंड करूंगा। इसमें से ना वो स्पेसिफिक निकाल के शेयर कर देना। ठीक है। ओके सर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं आता था अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ओपन आईसीयू क्या होता है, क्लोज्ड आईसीयू क्या होता है। तो ये एक क्वेश्चन था जो फजूल क्वेश्चंस के टॉपिक में लिस्ट में ये भी शामिल है। बाकी आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर कोई भी हो, आउट ऑफ ओआर एनेस्थीसिया जो नासिर को बहुत फेवरेट है, नोरा, तो नोरा के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। ईसीटी भी आ जाएगा। ईसीटी बेसिकली तो ओआर में करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ ओआर भी हो सकता है। डिफरेंट इसके जो है ना वो साइकेट्रिक के सूट के अंदर भी हो सकता है। और सर लास्ट टाइम आ चुका है जी सर, लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है ये। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ना एक और ये कैंसर से रिलेटेड एक होती है, पता नहीं ये भी मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, ब्रेकी थेरेपी। ये किसी को पता है ब्रेकी थेरेपी क्या होती है? ठीक सर, करवा चुके हो। जरा बता दो उसके बारे में। ब्रेकी थेरेपी बेसिकली कैंसर पेशेंट की बहुत सारी लंबी रेडिएशन थेरेपी चलती है, यानी कि उनके सेशंस होते हैं लंबे लंबे। लेकिन ब्रेकी थेरेपी क्या होती है, जो इनिशियली पेशेंट डायग्नोज कैंसर का होता है और उसकी रेडियोथेरेपी स्टार्ट होनी होती है, तो उसकी मैपिंग की जाती है कि किस लेवल से किस लेवल तक उसको उस एरिया तक रेडिएशन मिलेगी। तो उसका एक मास्क भी तैयार किया जाता है उस दौरान, और उस दौरान उसकी मैपिंग की जाती है कि कितना एरिया उसका रेडिएट होगा। तो यूजुअली जो रेडियोथेरेपी होती है कि इन पेशेंट्स की वो कुछ मिनट में खत्म हो जाती है, 2 से 3 मिनट में। लेकिन ब्रेकी थेरेपी जो है वो आधे घंटे से 45 मिनट भी चल सकती है। तो इसमें करते ये हैं कि हमें पेशेंट एनपीओ चाहिए होता है, उसका सारी पूरी एनेस्थीसिया प्लान वैसे के वैसे ही होता है जैसे नॉर्मली हम कंडक्ट कराते हैं, लेकिन ये रेडियोलॉजिकल सूट में होता है। तो हमारे पास रेडियोलॉजिकल सूट की मशीन वहाँ मौजूद होनी चाहिए एनेस्थीसिया की, क्योंकि हम पेशेंट से दूर होते हैं तो मॉनिटर की वहाँ पे वो होना चाहिए, कैमरास होने चाहिए, ताकि हम जब कंट्रोल रूम में भी बैठे तो पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर कर सकें।
ये हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास सारी इमरजेंसी ड्रग्स मौजूद होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट्स में सब सारी एनेस्थीसिया ड्रग्स मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा कंसल्टेंट मौजूद होना चाहिए, रेजिडेंट मौजूद होना चाहिए और टेक्नीशियन मौजूद होना चाहिए। ये यूजुअली LMAs पे हो जाते हैं क्योंकि हमें स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पे पेशेंट को रखना होता है हल्का सा डीप, और वो मास्क लगाते हैं जिस भी एरिया पे उनको मैपिंग करनी होती है, और पेन इसमें नहीं होता। और बस पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है क्योंकि ये पेशेंट कीमोथेरेपी के बाद आए हुए होते हैं, तो हमें IV लाइन में मसला हो सकता है और इनके इंडक्शन में मसला हो सकता है क्योंकि इनिशियली IV लाइन नहीं लगी होती, तो इनहेलेशनल इंडक्शन करनी होती है, तो हमारे पास सिवोफ्लोरेनो होनी चाहिए, उसी पे इंडक्शन होगी। अच्छा, इसको और LMA रिस्क नहीं होगा, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन नहीं होगा? सर वही रिस्क वर्सेस बेनिफिट वाली बात है। अगर वो कीमोथेरेपी करके आया और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो वैसे करते हैं, और एग्जाम के हिसाब से तो फिर हमें ये बता देना चाहिए पहले ही, वरना तो मैंने जितने भी कराए आज तक कभी इंटुबेट नहीं करा, सबको LMA पे तो ही। असल में देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, LMA अनलेस अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन ना हो ना, मैं एग्जाम के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि जहां पर आप ये समझें कि इसमें इंट्यूबेशन में प्रॉब्लम है ना, तब आप LMA बोले, अदरवाइज LMA में आप फंस सकते हैं खामखा ना, क्योंकि LMA में एस्पिरेशन तो प्रोफाइलेक्सिस नहीं होती। अब आप खुद एक तरफ कह रहे हो कि नोजिया वोमिटिंग केस में चांसेस होते हैं, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट हैं, तो आप एक तरफ उसको LMA में करवा रहे हो, तो ये आप खामखा फंस जाओगे। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकल कंडक्ट इज टोटली डिफरेंट। प्रैक्टिकल कंडक्ट तो मैं आपको बताऊं, मैंने रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में करके मैंने TURBT मैंने सिडेशन में करवाया हुआ है, ना स्पाइनल ना GA, तो वो मैं ये एग्जाम में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बिल्कुल मैं प्रोपोफोल केटामीन चला के मैंने ओल्ड एज के पेशेंट्स को मैंने करवाया हुआ है, क्योंकि ना तो उसको मैं इंट्यूबेट करना चाह रहा हूँ, ना मैं उसको स्पाइनल लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो जी सर। इस तरह के तजर्बे तो वो प्रैक्टिकल हम बहुत कुछ सर तो बेहतर यही है कि सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया कह दें आप और फिर जनरल वो आपसे एनेस्थीसिया चॉइस बोले, पूछें। हाँ आप जनरल एनेस्थीसिया बोले कि अगर आपको, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन का रिस्क होता है, तो इट इज बेटर टू सिक्योर द एयर। ठीक है, तो इसमें कोई आपको सेफ, इट्स अ सेफ आंसर। ठीक है, चलें, मेरे ख्याल आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। तो कल इंशाल्लाह फिर मजीद कुछ सिनेरियोज भेज दूंगा, तो फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, चलें, ओके, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। वापस